हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बेस्ट चल रही है और किन लोगों ने अपनी जो अपकमिंग नेट एग्ज़ाम है वो डाला है ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अपकमिंग आने वाले वक्त में टीजीटी और पीजीटी का भी एग्ज़ाम के बारे में जिस तरह से सुनाई दे रहा है, तो आप अपनी जो स्टडी है वो उसे कंटिन्यू रखिए। जिन लोगों ने बीच में स्किप कर दी है तो या अभी स्टार्ट नहीं करी है, वो अभी भी वक्त है, स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने क्लास 6 से स्टार्ट करी है, वीडियो है, आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम क्लास 9 की बुक कवर कर रही हैं, ये राजीव पब्लिकेशन की है। और जब हम एक स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस स्टेट की बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये बाई वीडियो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल। जिस तरह से हमारी बॉडी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारी बॉडी में वाटर का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हैं हम कि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल और शेष भाग ठोस है। यानी कि अगर हम देखें, ये PYQ क्वेश्चन है कि कितना परसेंट है जल, 70%। और सूत्र पूछा जा चुका है 2011 TGT में। तो रुधिर में लगभग 80% जल होता है। उसके बाद में और चीज़ें होती हैं जल, लाइक कि प्लाज्मा है आपका, तो ये सब चीज़ें हैं। शरीर की रचना में भाग लेने के अतिरिक्त अन्य दृष्टिकोण से भी जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर में होने वाले सभी जो केमिकल जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सब जल के माध्यम से ही होती हैं। ठीक है, पचा हुआ भोजन में घुली दिशा में शरीर में जो है वो पूरे में जो हमारा बॉडी है उसमें सब में सर्कुलेट करना, तो वो सब हमारा जल के ही ज़रिए होगा। हमारे शरीर के उत्सर्जित पदार्थ जल में घुली दशा में मूत्र व पसीने के, जो हमारा पसीना है, ये जो हमारा वेस्ट है वो क्या है, वो इसी तरह से तो है, मूत्र और पसीने से ही तो हमारा निकलता है बाहर, जो हमारे उत्सर्जित चीज़ें होती हैं। शरीर के जल का अधिक भाग इसी मूत्र, पसीने और निश्वासन और फेफड़ों से निकली वायु के साथ निकलता है। इसी की पूर्ति हम जल, चाय, कॉफ़ी पीकर करते हैं। तरकारियाँ, फलों में भी वाटर कंटेंट होता है। आपने देखा है कि अब जैसे कि समर का जो है वो सीज़न चल रहा है, तो आपको खीरा है, लौकी है, ककड़ी है, तो इसमें तरबूज है, खरबूजा, इसमें वाटर इंटेक सबसे ज़्यादा होता है, अच्छी मात्रा में होता है वाटर कंटेंट। जल आहार नाल में किण्वकुंचन में सहायक होती है। जो वाटर है, जो हमारा आहार नाल है पूरा, तो उसमें जो किण्वकुंचन में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद खनिज से। खनिज यानी कि मिनरल्स। हमारे शरीर में निर्माण में खनिज लवणों का विशेष योगदान है। हमारे शरीर के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, गंधक आदि सभी इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाई कैल्शियम क्या, हमारी बोन्स जो हैं वो कैल्शियम, उसमें फास्फोरस, और हमें जो आप कहते हैं ना हीमोग्लोबिन, तो हीम का मीनिंग तो आयरन होता है, तो आयरन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि वुमेन का होता है कि 11 से 12 समथिंग स्टार्ट होता है, उसके बाद 15 तक लगभग रहना चाहिए। आपने देखा है कभी जब आपके डॉक्टर कहता है कोई प्रॉब्लम है कि भाई ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो, उसमें हीमोग्लोबिन मालूम कर लेते हैं, तो उसमें देखा है आपने अक्सर, तो वो यही होता है। तो देखिए यहाँ आ भी गया कि कैल्शियम, फास्फोरस हड्डी, दांतों के निर्माण में, और लोहा रुधिर के रेड कलर है ना उसके निर्माण में आवश्यक है। पसीने और मूत्र के रूप में शरीर का सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है। जो हमारा स्वेट है यानी कि पसीना, और जो यूरिन है, तो उसके थ्रू ही जो है वो सोडियम बाहर निकलता है। ठीक है, इसकी पूर्ति हमारे भोजन में जो है वो किसके ज़रिए होती है, जो हम सोडियम है उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम जो है वो एक नमक है, नमक को ही तो हम सोडियम कहते हैं। कई बार देखते हैं आप जो ड्रिप वगैरह आपने डॉक्टर के देखी हैं, तो उसमें कहते हैं ना कि अरे सोडियम का जो परसेंटेज था वो कम हो गया, तो उसे ड्रिप के माध्यम से पूरा किया जाता है। जस्ट लाइक जब हमें वॉमिटिंग हो जाती है या फिर हमें लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो उसमें तो शरीर के अंतस्रावों को बनाने तथा पाचन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। भोजन में जो लवण हैं
कमी से हमें विभिन्न रोग हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मुख्य खनिज लवणों की जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे हम देखते हैं। कैल्शियम, 99% कैल्शियम शरीर की जो बोन्स है ना उसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बोन्स में। 10 मिलीग्राम कैल्शियम 100 मिलीग्राम रक्त में पाया जाता है। ये क्वेश्चन है PYQ के कितना 100 मिलीग्राम रक्त में कितना मिलीग्राम हमें कैल्शियम मिलता है? वो 10 मिलता है। तो आप इसे ट्रिक से भी बना सकते हैं कि भाई 10 से अगर हम 100 को कट कर देंगे तो, है ना, तभी भी हमें 10 मिलेगा। तो इस तरह से ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है कि कैल्शियम हड्डी और दांतों के लिए इम्पॉर्टेंट है, रक्त को जमाने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस बात को याद रखिएगा, और ये PYQ भी है, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। जो रक्त है उसको जो जमता है उसमें भी अहम जो है वो रोल दिखाता है। कैल्शियम हृदय की गति को नियंत्रण करता है, स्नायु के स्वास्थ्य स्वस्थ बनाता है। ये मांसपेशियों के लिए क्रियाशील, ये मांसपेशियों को क्रियाशील भी बनाता है। अच्छा, अब हम इसकी कमी देख लेते हैं। कमी क्या है कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जैसे कि बो लेग हो जाता है, इस तरह से कुछ लेग का शेप हो जाता है। जब हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। प्रोणों में इसकी कमी से ऑस्टियोमैलेशिया हो जाती है, जो नॉक नॉक वाली आती है ना, नॉक इस तरह से एक आवाज़ आती है ना। गर्भवती में श्रेणी मेखला अस्थि सिकुड़ जाती है, ठीक है। अधिकता देख लेते हैं कि कैल्शियम की अधिकता से भूख में कमी आ जाती है और कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। तो देखिए 2 चीज़ें हमें मिली, भूख में कमी, सेकंड कॉन्स्टिपेशन। इसकी अधिकता से जीभी मिचलाता है, मतलब वॉमिटिंग जैसा हमें फील होता है, और रक्त में यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? ब्लड में जो यूरिया है ना उसकी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, प्राप्ति के साधन तो याद आपको पता ही है कि कैल्शियम के तो रिचेस्ट सोर्स जो है वो वाइट होते हैं ज़्यादातर के, जैसे कि दूध है, दही है, मट्ठा है, पनीर है ना। उसके बाद अंडे में भी होता है थोड़ा बहुत, सूखे मेवों में भी होता है, हरे पत्तेदार सब्जी, बंद गोभी में अच्छा होता है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम इसकी पर डे हम देखते हैं कि हमें पर डे जो है वो कैल्शियम कितना चाहिए होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अब हम जो है वो RDA 2020 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो मैन, M फॉर मैन, तो मैन को तो 1000 mg चाहिए रहता है डेली के रिक्वायरमेंट में, चाहे वो सेडेंट्री हो, मॉडरेट हो या हैवी हो। उसके बाद में जो वुमेन है तो उनको भी 1000 mg ही चाहिए रहता है, ठीक है। अच्छा, बात आ जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की, मैं PW से बना देती हूँ, तो उनके लिए भी जो कैल्शियम है वो 1000 ही है, बट आई होप आपको दिख रहा होगा। बट जो लैक्टेटिंग वुमेन है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराती है, मैं इस तरह से बना रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो 1200 mg हो जाता है। देखिए, ये मैंने आपको अकॉर्डिंग टू बताया है RDA 2020, तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के बारे में हम देख लेते हैं। कैल्शियम के समान क्या अस्थि तथा दांतों के लिए फॉस्फोरस भी इम्पॉर्टेंट है। स्नायु स्वास्थ्य को संस्थान को स्वस्थ यानी कि हेल्दी बनाने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। जो हमारा मस्तिष्क है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। रक्त में अम्ल तथा क्षार में खनिज लवणों में जो बैलेंस बनाना है, देखिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा ब्लड है उसमें अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। हमारे कहते हैं ना कि एसिडिटी हो रही है हमारे स्टमक में, हमें एसिडिटी होती है, फिर उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो फिर जो है वो एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन वाटर के बारे में कहा जाता है, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है कि आप एक कोई जार ले लीजिए, उसमें आप कुकम्बर, लेमन और आजकल जैसे कि पुदीना चल रहा है, इस तरह से बनाते हैं। तो वो सब इसी तरह की तो चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाने के लिए एल्कलाइन वाटर है ना, तो जो बैलेंस करता है उसमें फास्फोरस का अहम रोल है। कैल्शियम के सहयोग से ये लवण शरीर के समुचित विकास में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम कमी देख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है दांत कमज़ोर होते हैं, स्नायु जो है हमारा वो कम होता है, मस्तिष्क कमज़ोर, वो थका थका सा रहने लगता है। तो ये सिम्टम्स भी है फास्फोरस का। तो अगर आपको थका थका महसूस हो रहा है तो ये चीज़ जो है वो फास्फोरस में आती है। उसके बाद में अगर हम ये देखें कि इसका सोर्स क्या है,
तो प्रोटीन वो कैल्शियम में पाया जाता है, उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो जो चीज़ हमारे प्रोटीन में है और जो कैल्शियम है उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, विशेषकर मिल्क है, एग है, फिश है, सोयाबीन है, आलमंड है सॉरी, और पालक है, ये सब क्या है, इसे फास्फोरस के ही सोर्स हैं। अगर हम डेली बात करते हैं कि हमें फास्फोरस कितना चाहिए, तो एक समान व्यक्ति को प्रतिदिन 500 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और गर्भवती स्त्री तथा बढ़ते हुए बालक को 1 ग्राम फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता होती है, 1 ग्राम पर डे। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण खनिज लवण है। इसमें रक्त में लाल कण का निर्माण करता है। ये रक्त में हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है। किसमें उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन में। फेफड़ों में रक्त को शुद्धि के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य यही तत्व करता है। शरीर को शक्ति प्रदान करता है। कहते हैं ना कि अगर थका है, आपको एनीमिया होता है ना, तो क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती है, तो हमारी एनर्जी नहीं रहती है, तो इसलिए इन्होंने ये बताया यहाँ पे कि शक्ति प्रदान करता है। कमी से एनीमिया, रक्तअल्पता रोग हो जाता है, स्किन येलो दिखाई देती है, थकावट ज़्यादा महसूस होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, श्वास क्रिया धीमी हो जाती है, सांस लेने में घुटन सी महसूस होती है। प्राप्ति के साधन, दो नॉनवेज जो रिसोर्स है वो ज़्यादा इसके लिए में ज़्यादा होता है, जैसे जस्ट लाइक लीवर है और मांस है, मछली है, अंडा है, और हरी पत्तेदार चीज़ों में भी काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे आपसे कहते हैं ना कि बनाना खाओ, बनाना में आयरन होता है, ठीक है, सेब में आयरन होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, आप कभी बनाना को ना विदिन 2 से 3 एटलीस्ट 5 मिनट अगर आप छोड़ेंगे तो वो ब्लैक हो जाता है। जैसे ही एप्पल है, इसी तरह से एप्पल है, क्या होता है, एप्पल को आप कट करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसमें आयरन होता है। और जैसे ही O2 के ये संपर्क में आता है तो इसमें ऑक्सीडेशन की कहते हैं ना कि प्रोसेस हो जाती है, तो इसको हैंड टू हैंड कट करके खाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर आयरन के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आयरन हमें कितना चाहिए, तो 19 mg पर डे चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए इसी तरह से आप देख लीजिएगा। मैन के लिए, आपको मैन के लिए कितना चाहिए? आयरन चाहिए 19 mg। उसी तरह से अगर हम वुमेन की बात करते हैं कि वुमेन को कितना चाहिए, तो वो चाहिए 29 mg। अच्छा, आपको पता है कि लेडीज़ को आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए हमें जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसमें हमारा जो निकलता है ब्लड, उसके लिए भी औरतों में जेंट्स की तुलना में ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह से आपको 29 mg हो गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी एक तो खुद बंदा लेडीज़ उसको 29 चाहिए, उसके बाद में उसके अंदर एक और जीव हो जाता है, यानी कि जो फीटस है उसके लिए भी चाहिए हमें पोषण के लिए, तो तब हमारी जो इसकी जो आवश्यकता है वो 40 mg पर डे चाहिए। उसके बाद में लैक्टेटिंग वुमेन फिर चाहिए हमें 29 mg। ठीक है, तो प्रेग्नेंट जब वुमेन है उसको तब ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने देखा है कि डिलीवरी से पहले डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हम सारे टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम होता है वो होता है कि हम पेशेंट का जो डिलीवरी होने जा रही उसका हम हीमोग्लोबिन का जो स्तर है उसको अच्छे से जांच लें, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में ना जो हमारे लिए अगर हम देखें कि जो गर्ल्स हैं जो 16 से 18 की, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए जो गर्ल्स हैं कितनी 16 to 18 ईयर की, तो उनके लिए क्या हो जाता है कि उनके लिए जो आयरन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 32 mg होती है। ठीक है, जबकि अगर बॉयज़ की बात करूँ, मैं यही लिख देती हूँ बॉयज़ के बारे में इतनी एज के लिए, तो उनके लिए 26 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ये मेंशन कर दिया। उसके बाद में आयोडीन आ जाता है। ठीक है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि में समुचित कार्य करने में सहायता करता है, जिसके
जिससे हमारा जो बॉडी है और जो शारीरिक मानसिक विकास में सही रूप होता है। शारीरिक मानसिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, त्वचा, बाल, नाखून को जो हेल्दी बनाता है। ये शरीर में कैल्शियम और वसा को उचित उपयोग में सहायता करता है। इसकी कमी से आपको पता है, बचपन से हमने पढ़ा है कि घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, जैसे हम अभी सोडियम कह रहे थे, तो उसके बारे में अगर हम यूज़ करते हैं तो बच्चों में जो सॉल्ट होता है वो हमारी क्या करता है, वो हमें घेंघा नामक रोग से हमें बचाता है। तभी तो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट लेते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, आवाज़ विकृत हो जाती है, मानसिक विकास में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, बाधा आ जाती है, मांसपेशियाँ ढीली व कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। प्राप्ति का साधन क्या है? तो सबसे अच्छा तो देखिए समुद्री जो मछली है ना, उसमें सबसे अच्छा जो है वो इसका सोर्स है आयोडीन, ठीक है। और उसके बाद में हमें प्याज से भी मिल जाता है, मछली का तेल आयोडीन युक्त जो सॉल्ट है उससे मिल जाता है। अच्छा, आप लोग बताइए, जो हम सोडियम जिसे हम नमक कह रहे हैं, सॉरी, जो आयोडीन है हमारा, जिसे हम नमक युक्त चीज़ों में हमें मिलता है, समुद्र की में पानी में पाया जाता है। अच्छा, हमने जो पीछे अभी पढ़ा है, तो हाँ, अभी नेक्स्ट है हमारे पास ये सोडियम। तो इसका सूत्र बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सोडियम ही है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इसका पर डे का हम देखते हैं कि पर डे हमारा क्या आता है, पर डे हमें कितना आयोडीन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको मेंशन कर देती हूँ ऊपर कि अगर हम मैन की बात करें, एम फॉर मैन, तो मैन को आपको जो चाहिए वो 150 mg चाहिए पर डे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं वुमेन्स की, लेडीज़ के लिए हमें कितना आयोडीन चाहिए, वो भी हमें चाहिए इस तरह से, वुमेन में हमें चाहिए 150 ही, ठीक है। उसके बाद में हमें जो आयोडीन है वो प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है? 250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में जो लैक्टेटिंग है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, लैक्टेटिंग से आप ये लगा लीजिए, लैक्टेटिंग है, तो लैक्टेटिंग जो है उनको चाहिए 280, ठीक है। तो जहाँ आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको RDA 2020 के अकॉर्डिंग बताया है, मिलीग्राम ही है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाता है हमारे पास सोडियम, नेक्स्ट आ जाता है सोडियम जिसे कि हम नमक कहते हैं। सोडियम लवण है जो हमारे शरीर को तरल द्रव्यों में सोडियम में पाया जाता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और शरीर के समस्त अंगों को क्रियाशील यानी कि एक्टिव बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? बदहजमी, कब्ज, दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन। सोडियम की कमी से अम्ल व क्षार की मात्रा में असंतुलन हो जाता है। सोडियम काफ़ी मात्रा में मूत्र और पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हमें इसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो लेनी चाहिए। अच्छा, इसका जो सूत्र है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, मैं यहाँ इसे मेंशन कर देती हूँ। ये NaCl है और ये PyQ है। जब आप PyQ देखेंगे तो ये आपको वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास हानि हमने देख लिया कि सोडियम जितनी हमारे शरीर के लिए लाभकारी, उतनी ही अधिक मात्रा में लेने से जो है वो हमें प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। सामान्य मात्रा में, अधिक मात्रा में सेवन करने से जो BP होता है ना, हमारा ब्लड प्रेशर, तभी कहते हैं ना कि अगर जो ब्लड प्रेशर है वो अगर हमारा हाई है तो आप उनको नमक का जो है वो ज़्यादा नमक ना दें, बहुत लाइट दें, या हो सके तो ना दें। और अगर हमारा BP लो हो जाता है तो आप कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि घर पे अगर हम जल्दी से कोई चाहते हैं तो नमक और चीनी का घोल बना कर दे सकते हैं, या इस तरह से कॉफ़ी वगैरह देते हैं ताकि वो ऊपर हो जाए। तो सोडियम बाहर निकलने से गुर्दों में जो हमारी किडनी है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसे अधिक कार्य करना पड़ता है, तो गुर्दों पे सीधा इफेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में प्राप्ति के साधन फूल गोभी, दूध और मांस, प्याज, शलजम, किशमिश, ये सब क्या है? सोडियम के अच्छे सोर्स हैं।
और साधारण नमक से तो हम ले ही रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम, ये लवण कोशिकाओं के रक्त में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर के तंतुओं का निर्माण करना है, यानी कि जो हमारे तंतु हैं उनका निर्माण करना है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, घाव को जल्दी भरने में। देखिए ये PYQ क्वेश्चन है, मैं आपको लिख देती हूँ, PYQ है ये। हृदय की जो गति है उसको नियंत्रित करता है। मांसपेशियों में संकुचन, स्नायु संवेदन शक्ति बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट है। हानि देख लेते हैं। घबराहट रहती है, नींद कम आती है, कब्ज रहता है, मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है और स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा। तो देखिए पोटेशियम हमें क्या है, ये लवण कोशिका तथा रक्त में पाया जाता है, तंतुओं के निर्माण में हमारे लिए हेल्प करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इम्पॉर्टेंट है, घाव के दर्द को दूर करता है, हृदय की धड़कन को बैलेंस करता है, मांसपेशियों में संकुचन और स्नायु की संवेदन शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। कमी देख लें, घबराहट होगी, नींद कम आती है, कब्ज हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और तंत्रिका तक प्रभावित होती है। उसके बाद में साधन क्या है, पशुजन्य पदार्थ इसके जो है वो सोर्स है। मैग्नीशियम, ये लवण कैल्शियम फास्फोरस को क्रियाशील बनाता है। जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा कि जो कैल्शियम है और जो हमें फास्फोरस था तो उसको क्या करता है, ये क्रियाशील बनाता है। ये हड्डी, दांत, कोशिका, रक्त में पाया जाता है और वृद्धि में हेल्प करता है। एंजाइम में जो है वो कार्य में उनके हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्या है कि जो कैल्शियम है और फास्फोरस है उसको जो है ये बैलेंस मतलब एक्टिव बनाता है, क्रियाशील बनाता है। उसके बाद में हमारी हड्डी आ गई यानी कि बोन्स, दांत आ गए जो हमारी सेल्स हैं, तथा रक्त में पाया जाता है, ठीक है। वृद्धि में हेल्प करता है, एंजाइमों में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी कमी से हमें स्नायु संबंधी रोग हो जाता है, ऐंठन होने लगती है, मांसपेशियाँ कांपने लगती हैं। तो ये जो है सब्जी फलों में पाया जाता है, ठीक है। इसका हमने साधन देख लिया। उसके बाद तांबा यानी कि कॉपर, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जिस तरह से हमारे लिए आयरन इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी तरह से ये जो है वो आपके रक्त के लिए इम्पॉर्टेंट है। हानि, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है, इसलिए इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। प्राप्ति का, तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से इस तत्व हमारे शरीर में चला जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग ना जैसे पहले होता था हमारे दादी नानी के टाइम पे कि तांबे का कोई बर्तन है उसमें पानी भरकर उसको हम लोग कंज्यूम करते थे, और आज भी इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है कि तांबे की बॉटल्स और तांबे के जो ग्लास वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, तो उसमें पानी रखकर पीने से हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में लीवर, मांस, दाल, चाय, अनाज, कॉफ़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गंधक यानी कि सल्फर। ये प्रोटीन का ही एक अंश है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलने पर गंधक की मात्रा स्वयं ही जो है वो पूर्ण हो जाती है। अगर हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं तो इसकी जो पूर्ति है वो हमें वहाँ से हो जाएगी। ये बाल, नाखून व ऊतकों की वृद्धि में सहायक है। ये दूध, मांस, अंडे, दाल आदि में पाया जाता है। तो देखिए आज हमने जो है वो खनिज लवण कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एक ही डायग्राम दे रखा है, इसको एक बार और देख लेते हैं। अस्थियों के लिए कैल्शियम, रुधिर के लिए लोहा यानी कि आयरन, ग्रंथियों के लिए आयोडीन और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए फास्फोरस। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लें कि देखिए अस्थियों के लिए कैल्शियम हमें इजीली याद है, आयरन हमें ब्लड के लिए, और ग्रंथियों के लिए हमें आयोडीन याद है। लेकिन आप ये मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क जो है हमारा माइंड और तंत्रिका तंत्र, उसके लिए हमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आज आपके साथ ये डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आ रहे हैं वाइटामिन्स पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर, ये यूनिट, ये ब्रांच अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे टीजीटी, पीजीटी ना सिर्फ बल्कि नेट में भी क्वेश्चन बनते हैं, सेशन रीज़न करके बन जाते हैं। आपने देखा होगा इधर इसके मैचिंग लिस्ट के फॉर्म में बन जाते हैं। तो ज़रूर आप इसे देख लें। अगर आप नेट की भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड पर लगाकर ज़रूर इसको सुन लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जून में नेट का, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिए।
और प्लीज़ डू एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।